हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल डिकोड द लॉ। एंड आज मैं आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट हो और नहीं भी हो, लॉ से आपका कोई कनेक्शन हो या ना हो, आज इस वीडियो में मैं जो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एंड वो है लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट किसको कहा जाता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एंड आपके मन में ये सवाल बहुत बार आया होगा दैट लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट किसको कहा जाता है एंड इन सारे चीज़ों में अंतर क्या है एंड कहाँ पर इन सारे टर्म्स को एप्लीकेबल किया जाएगा, मतलब कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ओके, पहले शुरू करते हैं लॉयर एंड बैरिस्टर से। लॉयर जो है उनको वकील भी कहा जाता है एंड लॉयर बनने के लिए LLB डिग्री होना चाहिए। एंड आप इंडिया में 3 इयर्स का लॉ कर सकते हैं, 5 इयर्स का भी लॉ कर सकते हैं। ये 5 इयर्स एंड 3 इयर्स का जो लॉ कोर्स है इसको कंप्लीट करने के बाद आप वकील और लॉयर बन जाते हो। लॉयर बनने के बाद आप कोर्ट में किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो एंड आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो एंड केस को लड़ भी नहीं सकते हो। एंड ये क्यों आपको बाद में समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बैरिस्टर कौन है। बैरिस्टर मतलब जो इंसान इंडिया के बाहर से LLB को कंप्लीट करके आ रहे हैं उसको बैरिस्टर बोला जाएगा। सपोज आप लंदन से, साउथ अफ्रीका, USA आप लॉ की पढ़ाई करते हो, देन आपको बैरिस्टर बोला जाएगा। बैरिस्टर एंड लॉयर में कोई अंतर नहीं है। लॉयर एंड बैरिस्टर ये सिर्फ टर्म में डिफरेंस है, बाकी जो मीनिंग सेम ही है। बैरिस्टर भी किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं एंड बैरिस्टर भी कोई केस को नहीं लड़ सकते हैं। लॉयर एंड बैरिस्टर में एक ही डिफरेंस है, एक वकील और लॉयर वो इंसान है जो इंडिया से लॉ की पढ़ाई किए हैं एंड बैरिस्टर मतलब जो इंडिया के बाहर से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं उनको बोला जाता है बैरिस्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवोकेट किसको कहा जाता है। सपोज आपका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से आप लॉयर और वकील बन जाते हो, ठीक है। एंड एडवोकेट बनने के लिए लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो स्टेट बार काउंसिल होता है वहाँ पर आपको एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। एंड ये जो स्टेट बार काउंसिल है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको एक फ़ीस दे के एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वहाँ पर सबमिट करना होता है। एंड उसके बाद आपको एक स्टेट बार काउंसिल से एक ID कार्ड और एक नंबर दिया जाता है एंड वही आपका लाइसेंस होता है। अगर आपको स्टेट बार काउंसिल से ये लाइसेंस और नंबर मिल जाता है देन आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं एंड आफ्टर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन और AIB एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको दिया जाता है ये ऑल इंडिया मतलब इंडिया का जो सारा कोर्ट्स है आप वहाँ पर अपीयर कर सकते हो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के आप वो सारा कोर्ट में अपीयर कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो स्टेट बार काउंसिल का जो लाइसेंस है ये जो प्रोवाइड किया जाता है ये मिल जाने से आपका जो स्टेट है उस स्टेट का जो सारा कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट एंड जो सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आप वहाँ पर अपीयर कर सकते हो, एक पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड उनके बिहाफ पर केस भी लड़ सकते हो। बट अगर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन नहीं देते हो देन इंडिया में जो सारा कोर्ट्स है आप वहाँ पर अपीयर नहीं कर सकते हो। जो इंसान खुद को एक एडवोकेट बताता है इसका मतलब उनके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड एक केस को लड़ने के लिए। ओके, इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट लॉयर से प्रोमोट होके आप एडवोकेट बन जाते हो। इन अ ब्रीफ फॉर्म एक डिफरेंस को समझ लेते हैं दैट लॉयर मतलब जिस इंसान के पास LLB डिग्री है वो लॉयर है एंड बैरिस्टर मतलब जो इंसान इंडिया के बाहर से लॉ पढ़ के आते हैं उनको बैरिस्टर बोला जाता है। लॉयर एंड बैरिस्टर इन दोनों में सिर्फ टर्म का डिफरेंस है, बाकी दोनों का कोई पावर नहीं है टू रिप्रेजेंट अ पार्टी एंड ये दोनों एक केस को लड़ भी नहीं सकते हैं। बट एक एडवोकेट मतलब वो इंसान जिसके पास लॉ डिग्री है प्लस स्टेट से एंड ऑल इंडिया बार काउंसिल से उनको एक लाइसेंस मिला है, रजिस्टर्ड नंबर मिला है, किसी भी कोर्ट पर अपीयर हो सकते हैं एंड वो पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड एक केस को लड़ भी सकते हैं। नाउ और 2 टर्म्स होता है जो एडवोकेट के अंडर में आता है, दैट इज़ सीनियर एडवोकेट एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961।
यही ये दोनों क्लास के बारे में बताता है। सो सीनियर एडवोकेट्स मतलब दोज एडवोकेट्स हु आर डेजिग्नेटेड बाय द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन लोगों को डेजिग्नेट करके बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनको सीनियर एडवोकेट बनाया जाता है। एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट बनने के लिए पॉइंट्स दिया जाता है टोटल 100 पॉइंट्स पर, एंड दैट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017 का। ये जो केस है यहाँ पर 4 ग्राउंड बोला गया था। ये जो 4 ग्राउंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ दैट किसी को सीनियर एडवोकेट में प्रमोट किया जाता है। सो ये जो 4 ग्राउंड्स है, नंबर 1 पर आता है दैट स्टैंडिंग एट द बार। स्टैंडिंग एट द बार मतलब जहाँ पर एक एडवोकेट का 10 साल से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है वहाँ पर उनको 10 पॉइंट्स दिया जाता है, एंड जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बियॉन्ड 20 ईयर्स है मतलब 20 साल से ज़्यादा है उनको 20 पॉइंट्स दिया जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट लीगल आर्ग्यूमेंट्स, जो सारा रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड लीगल आर्ग्यूमेंट्स है जो उनके द्वारा फाइल किया गया है वो सब कुछ देखा जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको पॉइंट्स दिया जाता है। इस सेकेंड ग्राउंड पर 40 पॉइंट्स दिया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एक्सपर्ट है, क्रिमिनल लॉ पर एक्सपर्ट है, सिविल लॉ के ऊपर एक्सपर्ट है, मतलब जो सारा ग्राउंड्स ऑफ एक्सपर्टीज होता है, मतलब आप कौन सा केसेस को ब्रिलियंसी से हैंडल कर सकते हो, ये सारा चीज़ों को देखा जाता है, एंड यहाँ पर 40 पॉइंट्स दिया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब सपोज़ आपने कितना बुक लिखी है, कितना आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर पर और जर्नल पर, ये देखा जाता है। यहाँ पर 15 पॉइंट्स दिया जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट इंटरव्यू, मतलब यहाँ पर एक पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया है एक सीनियर एडवोकेट बनने के लिए कौन सा कंडीशंस का फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। नाउ लेट्स कम टू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को AOR भी बोला जाता है। जहाँ पर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहे उनको जो AOR का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट पर केस फाइल कर सकते हो। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट मतलब एपेक्स कोर्ट आपको सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस एंड इसका जो वर्किंग प्रोसेस है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा जो प्रोसीजर है एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनको ही पता होता है। सो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वही सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं। एंड एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए 5 years स्टैंडिंग एट द बार होना चाहिए एंड 1 year वर्क एक्सपीरियंस विथ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। सो एज यू ऑल नो दैट पावर्स कम्स विथ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट बन जाने से आपके पास जो पावर आ जाता है, आपका रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है। एंड उसके साथ साथ आपके ऊपर कुछ प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है। सपोज आप एक सीनियर एडवोकेट हो, आपको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, एंड दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 23 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। ये बोलता है एक प्री ऑडियंस का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सो प्री ऑडियंस मतलब सपोज एक केस फाइल हुआ है एंड पिटिशनर जो है एक नॉर्मल एडवोकेट है एंड जो रिस्पोंडेंट है वो एक सीनियर एडवोकेट है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सीनियर एडवोकेट है जो रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको पहले सुना जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जाता है, वो मेंशन किया गया है इन सेक्शन 16 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 क्लॉज G ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। यहाँ पर मेनली 4 रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है। नंबर 1 इज़ दैट जो सीनियर एडवोकेट होते हैं विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पर अपीयर नहीं कर सकते, एंड सीनियर एडवोकेट कोई कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डायरेक्टली अपीयर नहीं हो सकते हैं, कोई जूनियर एडवोकेट और एडवोकेट के साथ ही अपीयर करना पड़ता है। एंड नंबर 2 इज़ दैट एक सीनियर एडवोकेट वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, मतलब वो खुद फाइल नहीं कर सकते। नंबर 3 वो कोई ड्राफ्टिंग वर्क नहीं कर सकते हैं एंड वो कोई मतलब सजेशन और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते फ्रॉम हिज क्लाइंट रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट advocate cannot accept brief directly from the client।
इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर एक परमानेंट कमेटी के बारे में बताया गया था। ये जो परमानेंट कमेटी होता है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल होते हैं। सो टोटल ये जो 4 मेंबर्स होते हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं दैट किन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग सीनियर एडवोकेट। एंड ये जो सीनियर एडवोकेट बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर किसी इंसान का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवोकेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, वो 2 साल बाद उस एप्लीकेशन को फिर से कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसीजर होता है, इसको रिव्यू किया जा सकता है। नाउ और जो टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। दैट इज़ एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो एक स्टेट का गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो राज्य सरकार का जो मैटर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को लीगल एडवाइस भी देते हैं। एडवोकेट जनरल इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। नाउ अंडरस्टैंड हु इज़ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो केंद्र सरकार का जो लीगल मैटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। एंड हु एक्ट्स एज द लीगल एडवाइज़र ऑफ द सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस भी देते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का किसी भी लीगल मैटर्स में अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। उनको सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है। सो अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है एंड सॉलिसिटर जनरल को सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है। आप और भी एक टर्म सुने होंगे, दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। समाज में जो अपराध होते हैं एंड अपराध जिनके साथ होता है, उनको विक्टिम बोला जाता है। एंड विक्टिम को न्याय दिलवाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए स्टेट का एंड कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो जहाँ पर एक क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केसेस में विक्टिम के तरफ से जो एडवोकेट और वकील अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ही बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इम्पार्शियल होके विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी काम करना पड़ता है। एक केस से रिलेटेड एविडेंसेस को दायित्व के साथ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। एंड गवर्नमेंट प्लीडर मतलब जो सारा सिविल केसेस होता है, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट प्लीडर बोला जाता है। सो एक क्रिमिनल केस में सरकार के द्वारा विक्टिम के फेवर में जो वकील अपॉइंट किया जाता है, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। एंड सिविल केसेस में उनको गवर्नमेंट प्लीडर बोला जाता है। नाउ एक और चीज़ समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जज एंड मैजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है। सपोज आपका घर कोई कब्जा करके रखा है, जितना दिन उस घर को कब्जा करके रखा गया हो, उतने दिन के हिसाब से आप एक कंपनसेशन मांगते हो। देन ये जो आपका मांग है, ये सिविल नेचर का है। एंड यहाँ पर आपका ये केस को जो इंसान सुनेंगे, उनको जज बोला जाएगा। सपोज आपका मांग कुछ ऐसा है दैट आपका घर को कब्जा करके रखा गया था, इसलिए आप चाहते हो दैट उस इंसान को सज़ा दिलवाया जाए, उस इंसान को जेल में बंद कर दिया जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो, देन इस केस का जो नेचर है, ये क्रिमिनल केस के अंडर आता है। सो क्रिमिनल केस जो सुनते हैं उनको मैजिस्ट्रेट बोला जाता है। सो सिविल केस का सुनवाई एक जज करते हैं एंड एक क्रिमिनल केस की सुनवाई एक मैजिस्ट्रेट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया है एंड आपको पता चल गया है दैट इन सारे टर्म्स को कहाँ पर अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, देन शेयर दिस विद योर फ्रेंड, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।